हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 के लिए। जो हमारा ऐसे का टॉपिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है हेट स्पीच। और इसी के ऊपर बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर ऐसे देखने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी होती है, आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, या फिर जैसा भी आपका फीडबैक होता है वो आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो भी आप ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके सपोर्ट की हमें नीड होगी, इसलिए आप वीडियो को भी शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा कोटेशन क्या हो सकता है जब भी हम इस टॉपिक की बात करेंगे। तो जब भी हम इस टॉपिक की बात करेंगे ना, तो हम इसके ऊपर एक कोटेशन से इस टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा कोटेशन क्या होता है कि वर्ड्स हैव पावर, यानी कि जो हम शब्द बोलते हैं, जो हमारे द्वारा बोले गए शब्द होते हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा शक्ति होती है। दे कैन क्रिएट और डिस्ट्रॉय, ये जो हमारे द्वारा बोले गए शब्द हैं, या तो ये बना भी सकते हैं किसी चीज़ को, या फिर ये किसी चीज़ को बुरी तरीके से बिगाड़ भी सकते हैं। हील एंड हार्म, यानी ये किसी चीज़ को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और हमारे द्वारा बोली गई बातें किसी को काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो बोले गए शब्द होते हैं ना, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा पावर जो है वो रिप्रेजेंट होती है। तो इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है कि वर्ड्स हैव अ पावर, यानी कि शब्दों के अंदर शक्ति होती है। दे कैन क्रिएट और डिस्ट्रॉय, ये किसी चीज़ को बना भी सकते हैं और किसी चीज़ को बिगाड़ भी सकते हैं। ये किसी चीज़ को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और किसी के लिए ये फायदेमंद भी हो सकते हैं। इसी के लिए अगर मैं बात करूं, तो जो हमारा हेट स्पीच होता है, हेट स्पीच फॉल इंटू द लेटर, यानी कि ये जो हमारी हेट स्पीच है, ये बेसिकली क्या होती है, इसी के क्रम में दूसरी कड़ी के अंदर इसको देखा जाता है, जो कि एक कैटेगरी है। हेट स्पीच इज अ कैटेगरी, जिसके अंदर क्या होता है, ये एक ऐसी भाषा होती है, एक ऐसे बोल सकते हो कि वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिसके माध्यम से एक बहुत बड़ा जो घाव है वो बढ़ जाता है, और इस घाव को भरना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली ये हमारा कोटेशन है। इस कोटेशन को मैं फिर से आपको क्लियर करना चाहूंगा कि कोटेशन के अंदर हम लिख सकते हैं कि वर्ड्स हैव अ पावर, इनके शब्दों के अंदर शक्ति होती है। दे कैन क्रिएट और डिस्ट्रॉय, ये किसी चीज को क्रिएट भी कर सकते हैं, किसी चीज को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ये किसी के लिए हील का भी काम करेंगे, तो किसी के लिए हार्म भी होंगे। यानी कि जो हमारी हेट स्पीच है, उसके द्वारा भी क्या हो सकता है, हेट स्पीच जो है वो एक ऐसी कैटेगरी होती है शब्दों की, जिसके माध्यम से हमें दिखाई पड़ता है कि ये एक ऐसा घाव जो है वो जनरेट हो जाता है, जिसको भर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली ये हमारा कोटेशन होता है। इस कोटेशन के साथ हम अपने ऐसे को लिख सकते हैं। बात करते हैं रीसेंट इंसिडेंट की। तो वो रीसेंट इंसिडेंट कौन सा है जिसके वजह से हम इस ऐसे को देख रहे हैं। तो हमारा जो रीसेंट इंसिडेंट होता है वो ये है कि इन अक्टूबर 2022, यानी कि 2022 अक्टूबर के अंदर क्या हुआ कि अ कोर्ट इन उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक कोर्ट होती है, डिलीवर्ड अ वर्डिक्ट ऑन द केस इन्वॉल्विंग समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान। यानी कि समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं आजम खान, वो एक केस के अंदर इन्वॉल्व थे। उस केस की सुनवाई चल रही थी, और उसी केस की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के कोर्ट के अंदर बेसिकली एक वर्डिक्ट दिया गया। इस वर्डिक्ट के अंदर क्या कहा गया, यानी कि द कोर्ट फाउंड खान गिल्टी ऑफ द हेट स्पीच। यानी कि जो हमारी कोर्ट है, उसने क्या हुआ, जो खान है, ये जो हम बोल रहे हैं आजम खान, इनको क्या किया गया, बेसिकली हेट स्पीच का जो है वो आरोपी पाया गया फॉर हिज कमेंट, जो उन्होंने कमेंट दिए थे मेड इन 2019, यानी कि 2019 के अंदर। स्पेसिफिकली, यानी कि ये जो हमारे कमेंट है वो स्पेसिफिकली क्या कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को, और हमारे एक आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे अंजुनेय कुमार सिंह, इनको क्या किया जा रहा था, टारगेट करके। ये जो बोला गया कमेंट था, इस कमेंट को जब रिव्यू करा गया, तो 2019 के अंदर ये कमेंट जो है वो आजम खान के द्वारा दिया गया था। और जब इस केस के अंदर इस चीज की सुनवाई हुई, तो जो हमारी कोर्ट है, उसने क्या किया कि आजम खान को जो है वो हेट स्पीच का आरोपी पाया। अब अगर हम बात करें अंजनीय कुमार सिंह की, तो हु वाज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एट दिस टाइम, उस समय पर ये यूपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। जो खान है, तो खान वाज चार्ज फॉर डिलीवरिंग अ प्रोवोकेटिंग स्पीच अगेंस्ट आदित्यनाथ एंड सिंह। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ये खान साहब हैं, जिनको हम आजम खान कह रहे हैं, ये क्या है, बेसिकली इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्होंने लोगों को भड़काने का बेसिकली काम किया, किसके अगेंस्ट, आदित्यनाथ के खिलाफ। और जो हमारे सिंह साहब थे, जो हमारे एक आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे, उनके खिलाफ इन्होंने लोगों को भड़काने के लिए ऐसा जानबूझ करके भाषण दिया। तो ये बेसिकली हेट स्पीच का वो मुकदमा था, वो इनके ऊपर किया गया, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में था। इसी की वजह से हम इसके ऊपर जो है वो ऐसे देख रहे हैं। तो ये तो हमने बात कर लिया कि रिसेंट इंसिडेंट क्या था जिसके वजह से हमें ऐसे जो है वो देखने वाले हैं।
लेकिन फिर भी हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर ये हेट स्पीच है क्या, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें इस हेट स्पीच की ना, तो इस हेट स्पीच के लिए हम अपना इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो देयर इज अ नो इंटरनेशनल लीगल डेफिनेशन ऑफ दिस स्पीच, यानी कि इस हेट स्पीच की ना कोई भी लीगल डेफिनेशन इंटरनेशनली एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन फिर भी अगर हम इन जनरल सेंस की बात करें, जनरल सेंस में हम क्या कह सकते हैं कि जो हेट स्पीच है ना, वो क्या है, एक ऐसा स्पीच या फिर एक्सप्रेशन है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, दैट denigrate a person or persons of the basis of alleged membership in a social group identified as a attribute such as a race, ethnicity, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजन, एज, फिजिकल या फिर मेंटल डिसेबिलिटीज एंड अदर। कहने का क्या मतलब है, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूं कि जो भी हमारी हेट स्पीच है ना, इसका कोई भी इंटरनेशनल लीगल डेफिनेशन नहीं है। लेकिन फिर भी जनरल सेंस के अंदर हम कहते हैं कि जो हेट स्पीच है वो उस तरीके की वाक्य होते हैं या फिर ऐसे विचार होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और इन द बेसिस ऑफ, बेसिस क्या होता है हमारा, बेसिस हो सकता है एक सोशल ग्रुप, यानी कि आप किसी ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं जिसकी वजह से आपको नीचा दिखाया जा रहा है। या फिर हो सकता है कि आपके एथनिसिटी, यानी कि आपका जो जात है, जो आपकी जेंडर है, या जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है कि आपका पैदावार जो है वो कहां से हुई है, तो इसके ऊपर भी लोग जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। या फिर इसके वजह से भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। रिलीजन की वजह से हो सकता है, एज से हो सकता है, या फिर फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी से हो सकती है, जो उनकी डिसेबिलिटीज होती हैं। अगर मान लो किसी की फिजिकल या फिर जो मेंटल कैपेबिलिटी अच्छी नहीं है, वो थोड़ा डिसेबल है, तो हो सकता है इसके ऊपर भी जो हमारे लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, कुछ हेट स्पीचेस बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो टर्म्स होती है ना, इनका कलेक्टिव फॉर्म के अंदर हम बोल सकते हैं कि जर्नल सेंस के अंदर इन्हीं सारी चीजों के ऊपर जो हमारी स्पीचेस दी जाती है, जो एक्सप्रेशन दी जाती है ना, जो कि बेसिकली लोगों को नीचा या फिर लोगों के ग्रुप को नीचा दिखाने की कोशिश करी जाती है, ऐसे बोल सकते हो विचारधारा से प्रेरित जो हमारी स्पीचेस होती है, जो एक्सप्रेशंस होते हैं लोगों के, वो कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं कि वही हमारे हेट स्पीच होते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो सकता है, इंट्रोडक्शन होता है जब भी हम बात करते हैं हेट स्पीच के। अब हम देखते हैं कि इसके कॉजेस क्या क्या है भारत के अंदर जो कि हेट स्पीच को जन्म देते हैं। सबसे पहला होता है प्रीजुडिसाइड। प्रीजुडिसाइड का मतलब होता है कि पक्षपात करना। जैसे कि मैं बोलूं तो हेट स्पीच इन इंडिया ऑफन स्टीम्स फ्रॉम द डीप रूटेड प्रीजुडिसाइड बेसिस ऑन द रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी और अदर आइडेंटिटीज। कहने का क्या मतलब है, भारत के अंदर जो हमारा हेट स्पीच है ना, इसको देखा जाता है कि इसका जो मेन रीजन रहा है वो ये है कि हम क्या होते हैं, अपने रिलीजन को लेकर के, अपने कास्ट को लेकर के, अपने एथनिसिटी को लेकर के, जो हमारी जाति होती है उस चीज को लेकर के कई बार क्या होते हैं, प्रीजुडिसाइड होते हैं, कई बार पक्षपात करते हैं, जिसकी वजह से हमें हेट स्पीचेस जैसे जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं। दूसरा हमारा रीजन क्या हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं डिविजननेस। डिविजननेस का मतलब क्या होता है कि हेट स्पीच इज यूज्ड टू क्रिएट अ डिविजन्स अमंग कम्युनिटीज। जो हमारी हेट स्पीच होती है वो क्या करती है, जो हमारे कम्युनिटी होती है, जो हमारे समाज के अंदर जो समुदाय रहते हैं उनके बीच में क्या करती है, डिवीजन पैदा कर देती है, अलगाव पैदा कर देती है, एंड फ्यूल कम्युनल टेंशन, जिसकी वजह से हमारे जो कम्युनल टेंशन है, जो सांप्रदायिक बोल सकते हो एक तरीके से टेंशन है, वो क्रिएट हो जाती है फॉर द पॉलिटिकल एंड द सोशल गेन, जिसकी वजह से जो हमारे पॉलिटिकल या फिर जो सोशल गेन्स है वो किसी पर्टिकुलर लीडर को मिल जाते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो हेट स्पीचेस है उनको दिया जाता है, या फिर इनके वजह से हमारे देश के अंदर जो हेट स्पीचेस है उनकी जो पैदावार है या फिर उनके जो राइज होने के रीजन है वो यही हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरे रीजन की बात करें तो वो होता है लैक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। लैक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है कि वीक इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, यानी कि हमारे देश के अंदर कानून तो है, कानून को भी हम देखेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर, लेकिन इन कानूनों का सही तरीके से ना इन्फोर्समेंट नहीं होता। तो वीक इन्फोर्समेंट ऑफ लॉस एंड इनएडेक्वेट पनिशमेंट फॉर हेट स्पीच इनकरेज इट्स प्रीपिचुएशन। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर कानून तो है, लेकिन कानून जो है ना उनका सही तरीके से इन्फोर्समेंट नहीं होता, उन कानूनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जो लोग ऐसे पनिशमेंट करते हैं, यानी कि जो लोग ऐसे गुनाह करते हैं ना, उनको इनएडेक्वेट यानी कि पर्याप्त मात्रा में हम पनिशमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से ये जो लोग हैं वो और ज़्यादा बोल सकते हो कि इनकरेज होते हैं और बार बार जो हेट स्पीचेस हैं वो ये देते रहते हैं, लोगों को परेशानी होती रहती है। तो हमारे भारत के अंदर जो तीसरा रीज़न है वो ये है कि लैक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। इसके जो परिणाम है उसके
जो परिणाम है वो लोगों को अच्छे तरीके से मिल नहीं पाते, सो ये गलती करते हैं। इसके अलावा जो हमारा फोर्थ टॉपिक होता है या फोर्थ पॉइंट होता है जो इसके कॉजेस के अंदर हम लिख सकते हैं, वो ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड अ वाइड स्प्रेड एंड अनोनिमस मीडियम फॉर द हेट स्पीच प्रोपोगेशन। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो एक वाइड स्प्रेड बोल सकते हो कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये भी नहीं पता होता कि वे कौन सारी मीडियम्स है, यानी कि किसके वजह से ये जो हेट स्पीच है वो प्रोपोगेट हो रहा है, इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा हेट स्पीच फैलने का जो रीजन है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी होते हैं, तो इसे भी हम लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल टेंशन की। तो हिस्टोरिकल टेंशन की वजह से भी जो हमारे हेट स्पीचेस है वो काफी ज्यादा प्रिवेल्ट है सोसाइटी के अंदर, उनको देखा जाता है। तो अगर मैं हिस्टोरिकल टेंशन की बात करूं तो हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड अनरिजॉल्व्ड इश्यूज कंट्रीब्यूट टू द परसिस्टेंस ऑफ द हेट स्पीच इन इंडिया। कहने का मतलब यह है कि हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे इतिहास में कोई मुद्दा रहा हो, उस चीज को लोग जो है वो वापस से उखाड़ते हैं, तो उसके वजह से, या फिर कोई ऐसा इशू रहा हो जो अभी तक रिजॉल्व ना हुआ हो। अगर हम आपको एग्जांपल देना चाहें तो आप देखिएगा कि जो राम मंदिर वाला विवाद था उसके वजह से यूपी के अंदर ना कई बार दंगे देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं ना, जो हमारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि कभी रिजॉल्व नहीं हुए, या फिर जो हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनके वजह से क्या होते हैं कि जो लोग हैं वो हेट स्पीच के चपेट में आ जाते हैं, और भारत के अंदर जो हेट स्पीच है इन सभी के वजह से जो है वो जन्म लेता है, या फिर इसका जो प्रचार प्रसार है वो किया जाता है। आई होप ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ रही हैं। कॉजेस के बाद अब हम बात करेंगे इफेक्ट के, कि इस चीज का हमारे समाज के ऊपर इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहला जो हमारा इफेक्ट आता है वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि लोग जो है वो एकजुट हो जाते हैं। ये मैं एकजुट बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी का साथ देने के लिए एकजुट हो रहे हैं। एकजुट होने का मतलब ये है कि उनकी मेंटालिटी एक हो गई है, वो किसी प्रोस्पेक्टिव से एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, और उसके लिए वो किसी को भी मार सकते हैं, किसी का भी मतलब वायलेंट कर सकते हैं, इस तरीके से आप समझिएगा। तो अगर मैं बात करूँ ना, तो इसके इफेक्ट के अंदर जो सबसे पहला हमारा इफेक्ट आता है वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के अंदर क्या लिख सकते हैं कि जैसे हेट स्पीच जो है, तो जो हेट स्पीच है वो फ्यूल का काम करती है। जब भी हम सोसाइटी के अंदर डिवीजन करते हैं, डिपेंड्स, ये जो है वो क्या करती है, डिपेंड सोशल एंड द रिलीजियस रिफ्ट, ये क्या करती है, सो हमारे समाज के अंदर जो धर्म के अंदर एक दूरी है उसको कहीं ना कहीं ये और भी ज्यादा बढ़ा देती है, और लोगों के बीच में क्या करती है, क्रिएट कर देती है अस वर्सेस देम की भावना। अस वर्सेस देम की मेंटेलिटी जो है वो कहीं ना कहीं ये क्रिएट कर देती है। इस मेंटेलिटी को आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं हूं, तो मैं अभी क्या बोल रहा हूं कि हम सभी साथ हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ना आपकी जाति आपसे पूछी, ना ही मैंने आपसे आपका कास्ट पूछा, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं देखा, मैंने ये सोचा कि हाँ आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं, तो हम सभी एक ही हैं। लेकिन जब ये भावना, यानी कि जब ये मेंटालिटी मेरे अंदर होगी ना, तो मैं जब भी कोई ग्रुप बनाऊंगा या फिर किसी के साथ रहूंगा ना, तो मैं ऐसा चाहूंगा कि वो मेरे कास्ट का हो, वो मेरे जाति का हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें है ना वो हमें पोलराइजेशन के अंदर दिखाई पड़ती है। ये हमारे हेट स्पीच का सबसे पहला कारण होता है कि हमें अस वर्सेस देम की जो भावना है वो नजर आने लगती है। दूसरे कारण की अगर हम बात करते हैं, दूसरा जो हमारा प्रभाव होता है वो ये है कि वायलेंस कर देना, यानी कि लोग इसके चपेट में आकर के ना कई बार वायलेंस कर देते हैं। अगर मैं बात करूं तो हेट स्पीच जो होता है ना, हेट स्पीच कैन इंसाइट कम्युनल वायलेंस, यानी कि जो हमारे हेट स्पीच होते हैं वो कई बार जो हमारे सामुदायिक दंगे होते हैं ना उनको कई बार ये इंसाइट करते हैं, कई बार उनको ये एक तरीके से बोलते हैं ना कि भड़काने वाला काम करते हैं, जो हेट स्पीच होती है। एंड लेड टू द फिजिकल हार्म, जिसके वजह से हमारे जो फिजिकल हार्म है वो होने को मिल जाते हैं। कई बार जो राइट्स हैं, जो दंगे हैं वो भी हो जाते हैं, और इसके अंदर कई सारी जो जाने हैं वो भी चली जाती हैं। तो ये प्रभाव के अंदर हम दूसरा प्रभाव देखते हैं कि हेट स्पीच से होता क्या है। तो यहाँ पर वायलेंस हो सकती है, जो हेट स्पीच है वो इंसाइट कर सकती है हमारे कम्युनल वायलेंसेस को, जिसकी वजह से हमें फिजिकल हार्म्स, राइट्स, या फिर जो कई लोगों की जिंदगियां हैं वो भी जा सकती हैं। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जो लोग हैं वो क्या होते हैं, किसी एक ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी समाज है वो विभाजित हो जाती है, और उस समाज के जो लोग हैं, जो धर्म है, उनके बीच में काफी ज्यादा दूरी आ जाती है, और लोगों की मेंटेलिटी बदल करके अस वर्सेस देम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये दो प्रभाव हमें इफेक्ट के रूप में नजर आते हैं। इसके अलावा भी अगर हम प्रभाव की बात करें तो हमारा तीसरा प्रभाव आता है डिस्क्रिमिनेशन की। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि हम दूसरे से भेदभाव करने लगते हैं। अगर हम बात करें तो इट प्रीपिचुएट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मार्जिनल कम्युनिटीज, हिंडरिंग देयर सोशल प्रोग्रेस एंड एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी। कहने का मतलब ये
है कि जो हमारा बोल सकते हो हेट स्पीच है, इसका प्रभाव ये भी देखने को मिलता है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। इसके वजह से होता क्या है कि जो समाज के अंदर लोग रह रहे हैं ना, जो हमारे मार्जिनल कम्युनिटीज हैं, उनके खिलाफ हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जो कि हमारे सोशल प्रोग्रेस यानी कि जो हमारी सामाजिक डेवलपमेंट है उसके अंदर कहीं ना कहीं बाधाएं आ जाती हैं, और हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए होगी वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि हम अपने आप को डेवलप कर पाए या फिर हमारी सोसाइटी डेवलप कर पाए। तो ये हमारा तीसरा रीजन हो जाता है। अगर हम बात करें अपने फोर्थ इफेक्ट की, तो हमारा जो फोर्थ इफेक्ट है वो क्या होता है, ये बेसिकली होता है डेटोरेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके लिए भी काफी बड़ा खतरा हो जाता है जब भी इस तरीके के हेट स्पीचेस जो है वो सोसाइटी के अंदर वायरल होते हैं या फिर लोग इनको जो है वो देते रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं ये किस तरीके से डेटर हो सकता है हमारे सोसाइटी के लिए या फिर हमारे डेमोक्रेसी के लिए, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो हेट स्पीचेस से होता क्या ना कि जो हेट स्पीच है इसकी हम बात करते हैं किस तरीके से सोसाइटी के लिए खतरा है। हेट स्पीच अंडरमाइंस डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस, इंक्लूसिविटी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कहने का मतलब क्या है कि क्या होगा ना कि जब आप बार बार हेट स्पीच देते रहोगे तो सरकार क्या करेगी, आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना इस पर सरकार रोक लगा देगी। इसके वजह से होगा क्या, सरकार अगर रोक लगा दी तो इसके वजह से होगा क्या, इसके वजह से होगा ये कि कहीं ना कहीं आपकी जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में आ रही है ना। इसके वजह से होगा क्या, अगर आप हेट स्पीच देते जा रहे हो तो जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यू है जिसमें कि हम टॉलरेंस की नीति को अपनाते हैं वो भी खतरे में आएगी, वो भी अंडरमाइज होगी। कहीं ना कहीं जो हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं वो भी अलग तरीके से देखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारी ओवरऑल डेमोक्रेसी है ना वो इससे प्रभावित होती है, और ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा भी हो जाता है जब भी हम बात करते हैं हेट स्पीचेस की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अपने पांचवें इफेक्ट की, जो कि हमारा होता है सोशल अनरेस्ट, यानी कि समाज के अंदर ना एक अनरेस्ट की कंडीशन जो है वो पनपती जाती है जब भी हम हेट स्पीचेस की बात करते हैं। इट फोस्टर द एटमॉस्फेयर ऑफ हॉस्टिलिटी, यानी कि जब भी हमारा कोई हेट स्पीचेस वायरल होता है ना उसके वजह से होता क्या है कि समाज के अंदर एक दुश्मनी भरा वातावरण जो है, जो हॉस्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। इंडोज ट्रस्ट, यानी कि जो हमारा विश्वास होता है किसी दूसरे लोगों के ऊपर, जो दूसरे धर्म के हैं दूसरे कम्युनिटी के हैं, वो विश्वास कहीं ना कहीं कम हो जाता है। एंड हैम्पर द सोशल कोहेंशन, जो हमारी जो सोशल कोहेंशन है यानी कि जो हम एक साथ समाज के अंदर रहते हैं, कहीं ना कहीं इसका जो हमारा बोलते हो कि समाज के अंदर जो एकता है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से हैम्पर होती है जब भी हम बात करते हैं हेट स्पीचेस की। हिंडरिंग द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड हार्मनी, यानी कि हमारे समाज के अंदर जो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो साथ में सभी लोग मिलकर के काम कर सकते थे, उसके अंदर कहीं ना कहीं बाधा आना शुरू हो जाता है जब भी हम बात करते हैं हेट स्पीचेस की। तो हेट स्पीचेस के वजह से होने वाले 5 इफेक्ट हमने देखे। पहला देखा पोलराइजेशन, किसके वजह से हमें क्या होता है कि जो कई सारे लोग हैं वो उनके अंदर मेंटेलिटी ये हो जाती है कि वे अस वर्सेस देम की भावना को लेकर के आगे बढ़ने लगते हैं। वायलेंस हमें देखने को मिलता है जिसके वजह से राइट्स होते हैं और कई लोगों की जानें जो है वो भी चली जाती है। तीसरा हमने देखा किस तरीके से समाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और समाज की जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। पांचवा हमने देखा कि ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए किस तरीके से डेटर हो सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है, जो सरकार इस पर रोक लगा सकती है, या फिर जो सरकार चाहती है जो डेमोक्रेसी के अंदर जो टॉलरेंट की नीति है उसको कहीं ना कहीं ये हैम्पर करती है। फिर हमने देखा पांचवें पॉइंट के अंदर की जो सोशल अनरेस्ट है, यानी कि क्या है कि हमारे समाज के अंदर एक अनरेस्ट की कंडीशन पैदा हो जाती है जिसमें लोगों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास उड़ जाता है, एक हॉस्टिलिटी टाइप ऑफ वातावरण जो है वो बन जाती है, हमारे सोशल कोहेशन के लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, और साथ ही साथ हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट का जहां साथ लोग मिलकर के काम करते थे वो भी इसके लिए एक प्रभावशाली रूप में बोलते हैं कि दिक्कत हो जाती है। फिर हम बात करेंगे कि इसके खिलाफ गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप उठाए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है और गवर्नमेंट को इस पर स्टेप उठाने चाहिए थे। तो गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं उन सभी की हम बात करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर अ स्टेट रिलीजन, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो किसी भी स्टेट को, मतलब किसी भी स्टेट कहने का मतलब हमारा इंडिया ही है, क्योंकि हमारे आर्टिकल 12 के अंदर ना स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो उसके अंदर हमें बताया गया है कि स्टेट क्या है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो स्टेट को क्या नहीं करता, किसी भी धर्म को प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि हमारे स्टेट का रिलीजन क्या है कोई पूछे ना तो ये बता देना कि हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, क्योंकि हम क्या है सेक्युलर कंट्री है। तो आर्टिकल 19 जो है हमारे संविधान का, आर्टिकल 19 जो है वो क्या करता है, गिव ऑल सिटीजन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि जो हमारा आर्टिकल 19 है वो सभी सिटीजन को, जितने भी लोग भारत के नागरिक हैं उनको ये फ्रीडम देता है, उनको ये आज़ादी देता है कि
वो क्या कर सकते हैं, फ्रीडम है उनको अपने बात को रखने का, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का, बट सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, लेकिन उनके ऊपर ना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं फॉर प्रिजर्विंग इंट्रा एलाइव यानी कि पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी और मोरालिटी। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो हमें प्रत्येक सिटीजन को जो है वो प्रोवाइड करता है कि भारत के अंदर आपको स्पीच देने की, आपको अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का जो है वो स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन सरकार ये भी कहती है कि हम उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं अगर हमें लगता है कि आपके बोलने से जो हमारा पब्लिक ऑर्डर है, जो हमारी मोरालिटी है, वो क्या होगी, उसके अंदर लोगों का गुस्सा आएगा या फिर उसके साथ छेड़छाड़ होगा ना, तो हम आपके इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर क्या लगा सकते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अभी क्या होता है कि द इंडियन लॉ अलाउज द सिटीजंस टू सीक द पनिशमेंट ऑफ एनीवन हु शोज द सिटीजन डिसरिस्पेक्ट ऑन अ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट और एनी ग्राउंड ऑफ वट ओवर। कहने का मतलब ये है, हमारे इंडिया के अंदर बेसिकली कोई भी सिटीजन है उसका अगर भेदभाव करता है किसी दूसरे सिटीजन के साथ, और किस ग्राउंड पर, बेसिकली जो उनके ग्राउंड्स है, जैसे कि अगर मान लो आप किसी के साथ धर्म के नाम पर डिसरिस्पेक्ट करते हो, उसका आप इज्जत नहीं करते, किसी के बर्थ कहाँ पे हुए इस चीज को लेकर के आप डिस्क्रिमिनेट करते हो, आप रेसिडेंस को लेकर के डिस्क्रिमिनेट करते हो, लैंग्वेज को लेकर के डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, कास्ट को लेकर के डिस्क्रिमिनेट करते हो ना, तो इन सभी के लिए भारत सरकार के अंदर, भारत के अंदर प्रत्येक सिटीजन को जो है वो पनिशमेंट करने का जो लॉ है वो हमारे सरकार के द्वारा जो है वो लाया गया है, या फिर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इस लॉ को बताया गया है। तो गवर्नमेंट के स्टेप्स के अंदर हम देख सकते हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट है, हालांकि वो तो ये कहता है कि हमारे देश के अंदर कोई भी जो है वो धर्म नहीं है हमारे सरकार का, यानी कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। आर्टिकल 19 ये कहता है कि हमारे देश के अंदर जितने भी सिटीजन हैं उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन उनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं अगर हमें ऐसा लगता है कि उनके बोलने से जो पब्लिक ऑर्डर है उसके अंदर थोड़ी दिक्कत होने वाली है या फिर लोगों की मोरालिटी चेंज होने वाली है, तो हम इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि जो इंडिया के अंदर पीपल्स को अलाउ किया जाता है कि अगर आप क्या करते हो, अगर कोई ऐसा डिसरिस्पेक्ट करते हो किसी के साथ, किसी के प्लेस ऑफ बर्थ पर, किसी के रेसिडेंस पर, किसी के लैंग्वेज पर, किसी के रिलीजन के हिसाब से, किसी के कास्ट के हिसाब से, तो आपको पनिश किया जा सकता है। तो ये बेसिकली हमारे गवर्नमेंट के स्टेप्स होते हैं। गवर्नमेंट के कुछ और भी स्टेप्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं सेक्शन 295 ए, यानी कि जो सेक्शन 295 ए है, जो हमारी आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड की, वो क्या करती है, डिफाइन एंड प्रिस्क्राइब अ पनिशमेंट फॉर द डेलिबरेट एंड द मैलिशियस एक्ट, यानी कि जो भी हमारे जानबूझ करके, अगर मान लो आपने जानबूझ करके कुछ ऐसा कहा या कुछ जानबूझ करके आपने कुछ घटिया, मैलिशियस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा गंदा, आपने कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि लोगों को आहत पहुंच सकता है, तो हमारा आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन है 295 ए, वो कहता है कि आपको जो है इसके खिलाफ सजा भी दी जा सकती है। इंस्टीड ऑफ आउटरेंज रिलीजियस फायरिंग ऑफ एनी क्लास, यानी कि आपके कुछ बोलने से जो मैलिशियस कथन है, अगर आप कुछ करते हैं या कुछ बोलते हैं और इसके वजह से कुछ धर्म से जुड़ी हुई चीजों का आहत होता है और रिलीजियस फीलिंग जो है वो किसी की आहत होती है, तो आपको सजा भी दी जा सकती है। ये कहता है आर्टिकल नंबर 295 ए, किस चीज का, आईपीसी का, यानी कि इंडियन पिनल कोड का। फिर हम बात करते हैं अपने सेक्शन 153 ए की, जो कि हमारी आईपीसी की है। ये क्या कहती है, आईपीसी की सेक्शन 153 ए कहती है कि पेनलाइज प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, इसके बाद से हो जाएगा तुम्हारा फेस, फिर हो जाएगा प्लेस ऑफ बर्थ, फिर हो जाएगा रेसिडेंस, फिर लैंग्वेज। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हो ना, तो इसके खिलाफ भी सरकार क्या कर सकती है, कहीं ना कहीं आपको सजा दे सकती है। यानी कि आप किसी व्यक्ति को जो है वो किसी के साथ बेसिकली क्या कर सकते हो, दुश्मनी भरा बर्ताव करते हो, अगर उसके रिलीजन के हिसाब से या फिर उसका फेस देख करके, या फिर बोल सकते हो कि उसके बर्थ के साथ, जहां पर वो पैदा हुआ, फिर वो जहां पे रह रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है, मतलब ओवरऑल यही है कि आप किसी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप करते हैं तो सरकार के अलग अलग सेक्शन है, सरकार के अलग अलग दायरे हैं जिसके अंदर वो आपको क्या कर सकती है, पनिशमेंट कर सकती है। सेक्शन 505 जो है वो पनिश करती है स्टेटमेंट्स कंडक्टिंग टू द पब्लिक में, सिर्फ अगर आप कुछ ऐसा बोलते हैं जो कि बहुत ज्यादा घटिया चीजें होती हैं, जो कि पब्लिक में आपको नहीं बोलनी चाहिए, तो ऐसी कुछ भी आप स्टेटमेंट्स देते हो तो इसके लिए भी आपको सेक्शन 505 के तहत सजा हो सकती है। तो ये बेसिकली सरकार के वो स्टेप हैं जो सरकार ने उठाए हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने सजेशन की। तो हमारा सजेशन क्या हो सकता है इस टॉपिक के ऊपर? बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर ना हमें सजेशन लिखना होगा, क्योंकि ये बड़ा ही बोल सकते हो कि वाइड स्प्रेड मुद्दा है और एग्जामिनर हमेशा चाहेगा कि आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ सजेशन जो है वो दें। तो इसके अंदर हम सजेशन क्या दे सकते हैं कि इट रिक्वायर अ होलिस्टिक अप्रोच मोबिलाइजिंग सोसाइटी एज अ होल। कहने का मतलब क्या है कि हमें एज अ होलिस्टिक अप्रोच जो है वो अपनानी चाहिए, जिसके अंदर हम सोसाइटी को क्या करें, मोबिलाइज करें कि वो एक होकर के रहे। मोबिलाइज का मतलब हर बार ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो गलत इंटेंट में लोगों को मोबिलाइज कर रहे हो। मोबिलाइज का मतलब ऐसे भी हो सकता है कि जैसे आप यूनिटी को प्रमोट कर रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरीके की भाईचारे की बात कर रहे हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू पर आप लोगों को क्या कर रहे हो, मोबिलाइज कर रहे हो, एक साथ लेकर के आ रहे हो। होलिस्टिक अप्रोच हम अपना सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, कम्बेटिंग हेट स्पीचेस, यानी कि जो हमारे हेट स्पीचेस हैं उनको कम्बेट कर सकते हैं। फर्स्ट रिक्वायर मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग टू फुल अंडरस्टैंड ऑफ द डायनेमिक्स। यानी कि क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे हेट स्पीचेस है ना, ऐसे जो लोग देने वाले हेट स्पीचेस हैं, इनके हम मॉनिटर करें, इनको एनालाइज करें और फिर इनको क्या करें, इनको देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर इनको हम सजा दें। जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके अंदर हम इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात करते हैं या जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है उनकी बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, इंटरनेट कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं, लीडर्स की फेथ की बात करते हैं, एजुकेटर्स की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं या फिर सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, ये सभी क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली हमारे जो हेट स्पीचेस होती हैं उनके अगेंस्ट में एक फॉर्म क्रिएट करने के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं, जिनकी वजह से हम इन हेट स्पीचेस को काउंटर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं समाज को एक अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं डील कर सकते हैं। तो ये सारे सजेशंस हम लिख सकते हैं कि इन सारे लोगों के बेसिकली कलेक्टिव भागीदारी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे हेट स्पीचेस हैं इनको हम काउंटर कर सकते हैं। अगर हम सजेशन की बात करें तो हमारे 4 पॉइंट होते हैं सजेशन के अंदर जो हम लिख सकते हैं। पहला तो ये है कि इन्फोर्स अ स्ट्रिक्ट लीगल पेनल्टीज फ्रॉम द हेट स्पीच इंश्योरिंग स्विफ्ट एंड इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यह होता है कि हम क्या करें, एक ऐसा कानून बनाए जो कि स्ट्रिक्ट हो काफी ज्यादा जब हम उसे लागू करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो कि हेट स्पीचेस देता है उसके ऊपर जब भी ऐसी कोई कानून हो जिसको पेनल्टी के रूप में उस पर लगाया जाए, तो वो काफी जल्दी से जो है वो उसके ऊपर आए, जिसके वजह से होगा क्या कि जो लोग हैं वो डरेंगे और कहीं ना कहीं जो हेट स्पीचेस हैं उसको देने से भी बचेंगे। नेक्स्ट हमारा सजेशन क्या हो सकता है कि प्रमोट द डिजिटल लिटरेसी एंड एजुकेट द पब्लिक अबाउट द रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे यूथ है, जो युवा हैं या फिर जितने भी लोग हमारे डिजिटल लिटरेसी से जुड़े हुए हैं, उनको क्या करें, हम डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करें, उनको डिजिटली लिटरल करें, उनको पढ़ाई लिखाई के अलावा हम डिजिटल चीज़ों के बारे में भी बताएं, जिससे कि वो सही चीज़ों के बारे में जान सके। ऐसे कोई भी जो न्यूज़ है जो कि ऑनलाइन माध्यम से उनके पास आ रही है उस पर वो बिलीव ना करें। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि वो सही चीज़ों को जानेंगे और हमारे जो हेट स्पीचेस वाले मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के अंदर ही दब करके रह जाएंगे, वो सोसाइटी में बाहर नहीं आएंगे। नेक्स्ट हमारा सजेशन क्या हो सकता है कि फोस्टर इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी थ्रू द अवेयरनेस कैंपेनिंग एंड द कल्चरल एक्सचेंजेस प्रोग्राम। जो कि हम बात कर सकते हैं कि हम क्या करें, बेसिकली हम फोस्टर करें, बढ़ावा करें इंक्लूसिव सोसाइटी की, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें और ऐसा एक कोई कैंपेन चलाएं जिसके अंदर हम अपने कल्चरल चीज़ों का एक्सचेंज करें। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी रख सकते हैं जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को कल्चर को समझ सकते हैं। इससे होगा क्या कि बेसिकली जो समाज है उसके अंदर इंटर कम्युनिटी यूनिटी बनेगी, जिसकी वजह से हेट स्पीचेस जैसी चीजें हमें देखने को नहीं मिलेगी। फिर हम बात करते हैं हमारे 4th पॉइंट की, इनकरेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू एक्टिवली मॉनिटर एंड रिमूव हेट स्पीचेस कंटेंट। कहने का मतलब यह है कि हम सोशल मीडिया को इनकरेज करें, सपोर्ट करें कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाएं या फिर उनके प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीजें हों जिसकी वजह से कोई भी ऐसा कंटेंट उन्हें दिखता है जो कि हेट स्पीचेस को प्रमोट करता है, उसे वो मॉनिटर करें और मॉनिटर करके वो तुरंत ही डिलीट कर दे, डीएक्टिवेट कर दे, जिसके माध्यम से जो हेट स्पीचेस है वो लोगों के बीच में ना जाए और जो लोगों का विचार है वो उससे प्रभावित ना हो। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट स्लाइड की, और लास्ट स्लाइड के अंदर अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की, और कंक्लूजन के अंदर हम बेसिकली क्या चीजें लिख सकते हैं उन सारी चीजों को देखने वाले हैं। बेसिकली कंक्लूड कैसे कर सकते हैं इतने बड़े ऐसे को, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, टू इफेक्टिवली एड्रेस हेट स्पीच इन इंडिया अ मल्टी प्रोन्स्ड अप्रोच इज नेसेसरी। कहने का मतलब यह है कि भारत के अंदर अगर हम चाहते हैं कि हेट स्पीचेस को हम एड्रेस कर पाए, कहीं ना कहीं खत्म कर पाए, तो इसके लिए कई सारे जो अप्रोचेस हैं वो लेकर के आनी पड़ेंगी। इट रिक्वायर फोस्टिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि हमें क्या करना होगा,
कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उस चीज को प्रमोट करना होगा, उसके फोस्टर करना होगा। प्रमोटिंग इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि हमें इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना होगा। स्ट्रेंथिंग लॉज अगेंस्ट हेट स्पीचेस यानी कि हमें हेट स्पीचेस के अगेंस्ट में काफी मजबूत जो कानून है वो बनाने होंगे। इनकरेजिंग रिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग यानी कि जो हमारी मीडिया रिपोर्टिंग करती है ना, जो खबरें बताती है उसके अंदर वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाए, इस चीज को हम इनकरेज कर सकते हैं। एंड फोस्टिंग डायलॉग अमंग द डाइवर्स कम्युनिटी, और जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं उनके बीच में डायलॉग को हम कहीं ना कहीं फोस्टर कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या करेंगी, हमारी जो हेट स्पीचेस है उनको कम करने के अंदर बहुत बड़ी रोल जो है वो निभा सकती है। एडिशनली इसके अलावा अगर हम क्या करें, प्रमोटिंग एम्पैथी, अगर हम एम्पैथी को प्रमोट करते हैं, टॉलरेंस को प्रमोट करते हैं, एंड रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी एंड द क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग अ हार्मोनियस सोसाइटी, यानी कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सोसाइटी के अंदर चीजें हैं उनको टॉलरेट करते हैं, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, क्रूशियल होते हैं। और तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एक बहुत बड़ी हार्मनी को हमारे सोसाइटी के अंदर, जो कि क्या कर सकती है, हेट स्पीच को कहीं ना कहीं काउंटर कर सकती है। तो बेसिकली इस तरीके से हम अपने कंक्लूजन को भी देख सकते हैं। आई होप कि ये जो ऐसे है वो बहुत बड़ा हो गया है, फिर भी आपने यहाँ तक देखा, इसका लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आपने इतना देख ही लिया है, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, और कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर जो भी टॉपिक्स आएंगे इससे रिलेटेड आप बिल्कुल उसे कर पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।